डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपनी 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। 13.2 एक्सरसाइज में मैंने डिस्कस किया था अदिश गुणनफल के बारे में, और नेक्स्ट है आपकी इसमें 13.3 एक्सरसाइज। क्लियर? और इसमें अपन डिस्कस करेंगे सदिश गुणनफल। क्लियर? तो 13.2 एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसमें अपने को पढ़ना है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल से अपना क्या मतलब है? सपोज़ मैंने दो वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ले लिया वेक्टर बी। इन दोनों का अपने को क्या करना है? यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या कहलाता है? जब आप दो सदिशों का गुना करें और गुना करने के बाद अगर सदिश राशि प्राप्त होती हो तो इसे आप दो सदिशों का क्या कहेंगे? सदिश गुणनफल। मीन्स आप अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो ये होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर? जिसमें मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है? सदिश ए का परिमाण है। मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या है? सदिश बी का परिमाण है। थीटा क्या है? वेक्टर बी द्वारा वेक्टर ए के साथ धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण। ये क्या कहलाएगा? साइन थीटा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एन कैप। मैं इसको सदिश गुणनफल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है ये तो एक स्केलर क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा ना, और ये जो एन कैप है ये इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। एन कैप का मतलब क्या हो गया? यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। मीन्स इसकी डायरेक्शन हो गई ना। और इस एन कैप की जो दिशा है वो किधर होगी, इस चीज़ के बारे में अपन समझ लें। जैसे इस बोर्ड पर मैंने वाइट बोर्ड पर ये मैंने वेक्टर ए मान लिया और यहाँ पर क्या मान लिया? वेक्टर बी मान लिया। तो ये जो एन कैप है ये किधर होगा? जिस तल में वेक्टर ए और वेक्टर बी स्थित हैं उस तल के क्या होगा? ये अवलंब इकाई सदिश होगा। क्लियर बच्चों? ये जो एन कैप है ये किस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा? जिस तल में वेक्टर ए और वेक्टर बी स्थित हैं उस तल के क्या होगा? ये अवलंब इकाई सदिश होगा। क्लियर? तो फर्स्ट टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। आपको वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, आपको उनका क्या निकालना है? सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये सदिश गुणनफल में किसकी सहायता से करूँगा? सपोज मैंने वेक्टर ए इक्वल टू मान लिया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। वेक्टर V इक्वल टू मैंने मान लिया A1 आई कैप प्लस B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये मैंने वेक्टर बी मान लिया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इक्वल टू अपन निकालेंगे किसकी सहायता से? सारणिक की सहायता से। क्योंकि इसका मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए यूज नहीं करूँगा, क्योंकि ना तो अपने को थीटा दे रखा है और न ही अपने को एन कैप दे रखा है। तो ओनली वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है और आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना है। तो आप सारणिक मेथड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? इसकी फर्स्ट रो में अपन लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। सेकंड रो में अपन क्या लिखेंगे? जो वेक्टर ए है इसके आई जे के कॉफिशिएंट मीन्स A1 A2 A3। और थर्ड रो में अपन लिखेंगे जो वेक्टर बी है उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के कॉफिशिएंट क्या होगा? B1 B2 और B3। क्लियर? और अब ये 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई कि नहीं हो गई? आप इसका मान इजीली निकाल सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? आई कैप इंटू फर्स्ट रो को मैं लेके इसका एक्सपेंशन करूँगा तो आई कैप इंटू क्या आएगा? ये गया और ये गया A2 B3 माइनस A3 B2। क्लियर बच्चों? माइनस जे कैप इंटू ये गया और ये गया क्या आएगा? A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के कैप इंटू ये गया और ये गया A1 B2 माइनस A2 B1। आप इस तरह से क्या निकालेंगे? इसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। क्लियर?
ये क्या हो गई, इसकी स्केलर क्वांटिटी हो गई, आई कैप का गुना करूँगा मैं, क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो ये तो हो गई इसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? आपको जब भी वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है और आपको उन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात करना है, तो हमेशा आपको सारणिक वाले मेथड का यूज करना है। क्लियर बात? पहली चीज़। दूसरा हम इसमें डिस्कस करते हैं, जैसा मैंने पीछे स्केलर प्रोडक्ट में बताया था, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर क्या होता है, 1। जबकि ध्यान रखना सदिश गुणनफल में आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या होगा बच्चों, 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि आई का आई के साथ जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूँगा ना, और थीटा का मान इस केस में क्या होगा, 0 होगा। जब आप थीटा की जगह 0 रखेंगे, क्या बन गया, साइन 0, दैट इज़ 0, पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। दूसरी बात सुन लीजिए, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा, के कैप। जब दो आपको यूनिट वेक्टर दे रखे हैं और उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो रिमेनिंग जो तीसरा आपके पास में यूनिट वेक्टर है वो आएगा। अब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कैसे देखना है, आई जे के अगर ये सीरियल ऑर्डर में है, चाहे ये जे के आई है चाहे ये के आई जे है, तब तो 2 के अलावा जो तीसरा बचेगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे आई क्रॉस जे बराबर के, दूसरा जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप। मैं जे लूँगा तो जे के बाद कौन आएगा, के, और के बाद कौन आएगा, आई। अगर आप इसको के से स्टार्ट करेंगे तो के क्रॉस आई कैप बराबर बनेगा जे कैप। ठीक है बच्चों। अगर आपके पास में जे कैप क्रॉस आई कैप आता है तो ये क्या होगा, माइनस के कैप होगा। क्यों? कि ये सीरियल ऑर्डर में नहीं है, जे के बाद कौन आता है, के आता है। ये जे क्रॉस आई है, तो अगर आप इनको इंटरचेंज करना चाहें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप, ये लिख सकता हूँ ना। माइनस अपनी जगह पे और आई कैप क्रॉस जे कैप की जगह क्या लिख दूंगा मैं, के कैप। ठीक है बच्चों। तो आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, समझ में आ गया, थीटा का मान कितना है, 0 है। आई क्रॉस जे क्या होगा, के। क्यों होगा, क्योंकि आई और जे, तो जे आई कैप के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, 90, और एन कैप की जगह क्या लिख दूंगा मैं, के कैप, क्योंकि आई और जे के यूनिट वेक्टर कौन हो गया, लंबवत सदिश कौन हो गया, के कैप हो गया। ठीक है। इसी तरह जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, अगर ये दोनों आपस में बदल रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जे, ये माइनस आई और ये माइनस के। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आपके लिए कोई भी 2 वेक्टर दे रखे हैं और आपको उन सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो वो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। क्या बता रहा हूँ मैं, आपको वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, आपको उन दोनों सदिशों के परस्पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है, मीन्स एन कैप ज्ञात करना है, तो मैं इस फॉर्मूले से ज्ञात करूँगा। क्या आएगा बच्चों, देखना, एन कैप इक्वस टू, मैं इसका इसमें भाग दे दूँ तो ये बन गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब अपने को तो ओनली वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, थीटा नहीं है, तो मैं इसका क्या करूँगा, यहाँ पे विलोपन करूँगा। तो इसका विलोपन करने के लिए मैं इसके दोनों साइड का क्या ले रहा हूँ, मॉड ले रहा हूँ। ठीक है, तो मॉड जब आप इसका लेंगे तो ये बनेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड इक्वस टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। सबको अलग अलग कर दूं मैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और मॉड ऑफ एन कैप।
तो ये क्या बन गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। और ये किसके बराबर आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। ये आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं अब इसकी जगह क्या लिख दूंगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला निकल के आएगा एन कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जब भी आपको दो वेक्टर दे रखे हों और उन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, एन कैप इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये तो क्या है, इकाई सदिश है। अच्छी तरह सुन लेना, अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और आपको उन दोनों सदिशों के अवलंब सदिश ज्ञात करना है तो सदिश कौन होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। अगर इकाई सदिश ज्ञात करना है तो आप इस सदिश में इसी सदिश के परिमाण का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। क्लियर बच्चों। तो सेकंड इसमें टॉपिक होगा आपके पास में दो सदिश दे रखे हैं, उन दोनों सदिशों के तल के अवलंब इकाई सदिश ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, एन कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है। और इसी से रिलेटेड फिर इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, ठीक है, और वो आपसे कह रहा है इन दोनों सदिशों के तल के अवलंब 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। आपको इस दो वेक्टर दे रखे हैं, इन दोनों सदिशों के तल के अवलंब 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन ज्ञात करेंगे इसमें एन कैप दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कर लेंगे। ये कैसा सदिश हो गया, इकाई परिमाण वाला सदिश। ठीक है, इन दोनों तलों के अवलंब इकाई परिमाण वाला सदिश हो गया। अब अपने को निकालना है 9 इकाई परिमाण वाला सदिश। तो क्या करेंगे, ये जो भी एन कैप आपके पास में आया है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, 9 का। और ये क्या हो गया, इन दोनों सदिशों के तल के अवलंब 9 इकाई परिमाण वाला सदिश हो गया। और इससे रिलेटेड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 13.3 के क्वेश्चंस को जब मैं डिस्कस करूँगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है, आपको दो सदिश दे रखे हैं और आपको उन दोनों सदिशों के मध्य के कोण की ज्या ज्ञात करनी हो, मीन्स साइन थीटा ज्ञात करना हो। तो साइन थीटा अपन कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से ज्ञात करेंगे। देखिए ज़रा, तो मैंने इसका मॉड लिया दोनों साइड का, तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, यही मिलेगा। और यहाँ से मेरे को साइन थीटा अगर फाइंड करना है तो मैं इसमें क्या दे दूँगा, भाग, और यहाँ से मिलेगा साइन थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर बच्चों। तो जब भी आपको दो सदिश दे रखे हैं और उन दोनों सदिशों के मध्य के कोण की ज्या ज्ञात करनी हो, साइन थीटा ज्ञात करना हो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर। तो पहला मैंने आपको डिस्कस किया है, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात करना है। दूसरा मैंने आपको बताया है, दो सदिश दे रखे हैं, दोनों सदिशों के तल के अवलंब इकाई सदिश ज्ञात करना है, इससे करेंगे। तीसरा बताया है, सपोज 9 इकाई परिमाण वाला या 10 इकाई वाला निकालना है, इससे निकालेंगे। चौथा मैंने बताया है, दो सदिशों के मध्य के कोण की ज्या ज्ञात करनी है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट मैं इसमें बता रहा हूँ, अगर
ये दोनों ही सदिश समान सदिश हों, अर्थात मैं इसमें वेक्टर बी को वेक्टर ए से रिप्लेस कर दूं तो आपको क्या मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट मैं इसमें ये डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज ए और बी दोनों क्या हैं, ये समान सदिश हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल्स टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए साइन 0 n कैप। क्योंकि अगर ये दोनों समान सदिश हैं तो क्या उनके मध्य में कोई एंगल बनेगा, नो बनेगा, तो कितना बनेगा 0। ठीक है, साइन 0 क्या बन गया, पूरा 0, 0 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो गया 0। तो ध्यान रखना जब भी ये दोनों समान सदिश हैं, कहीं पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए आता है या बी क्रॉस बी आता है या सी क्रॉस सी आता है, उसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगा 0 लिखूँगा। दूसरी बात है, अगर कहीं पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ रहा है और आप इन दोनों को रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाहर क्या लगा दूंगा मैं, इसमें नेगेटिव साइन लगा दूंगा। ठीक है, क्यों लगा देंगे, क्योंकि अगर इन दोनों के मध्य में कोण थीटा है तो इन दोनों के मध्य का कोण क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, या लिख दूं मैं माइनस थीटा। और साइन की जगह जब मैं माइनस थीटा लिखूँगा नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, इसलिए अपन कहते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अर्थात मैं इसको कह सकता हूँ दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। ठीक है, सदिश गुणनफल में तो आप ए डॉट बी की जगह क्या लिख सकते हैं बी डॉट ए, परंतु ध्यान रखना अगर ये सदिश गुणनफल है तो आप ए क्रॉस बी की जगह क्या लिखेंगे माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। डायरेक्ट आप ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए मत लिख देना, बिल्कुल गलत होगा। क्लियर बच्चों। और नेक्स्ट मैं आपके लिए इसमें बता रहा हूँ, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि इसकी दो आसन्न भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश अपने को दिए गए हों। मैंने मान लिया ओ ए और बी, इसकी ओ ए भुजा को निरूपित करने वाला सदिश है वेक्टर ए, इसकी ओ बी भुजा को निरूपित करने वाला सदिश है वेक्टर बी। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ इस त्रिभुज ओ ए बी का सदिश क्षेत्रफल, इसकी ओ ए भुजा को निरूपित करने वाला सदिश ए है, इसकी ओ बी भुजा को निरूपित करने वाला सदिश बी है। तो टॉपिक है अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जबकि इसकी दो आसन्न भुजाओं, आसन्न भुजा से मतलब है इसकी अगल बगल की भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश अपने को दे रखे हैं। ठीक है, तो अपने को त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस ओ ए बी का क्षेत्रफल में भी मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज सदिश क्षेत्रफल, और इसका जो सदिश क्षेत्रफल है वो होगा हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये होता है इसका सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसका क्या है, ये एरिया है। ओ ए भुजा को निरूपित करने वाला वेक्टर ए है, ओ बी को निरूपित करने वाला वेक्टर बी है। हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, डेरिवेशन करके भी मैं बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस भुजा को निरूपित करने वाला ये है, इसको निरूपित करने वाला ये है, तो इसका वेक्टर फॉर्म एरिया होगा हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और अगर आपको इसका अदिश क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये होगा हाफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, और इसमें आप वर्ग इकाई अवश्य लिख देंगे। क्यों, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, अदिश राशि आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी, वर्ग इकाई लिख देना। तो क्या बन जाएगा हाफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर बच्चों। अब देखना अगर कोई भी त्रिभुज अपने को इस तरह दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें तो इसकी दो भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश दे रखे हैं। अगला मैं आपके लिए बता रहा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना
जबकि इसके तीनों बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखे हों। ए बिंदु का स्थिति सदिश है वेक्टर ए, बी बिंदु का स्थिति सदिश है वेक्टर बी, सी बिंदु का स्थिति सदिश है वेक्टर सी। ठीक है, हमें इस त्रिभुज ओ ए बी सी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे ये पूरा मैं आपको इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखना ज़रा, टॉपिक है अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जबकि इसके तीनों बिंदुओं के स्थिति सदिश अपन को दे रखे हों। ए बिंदु का स्थिति सदिश है वेक्टर ए, बी का स्थिति सदिश है वेक्टर बी और सी का स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर सी। तो हमें इसमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वेक्टर फॉर्म में मैं अगर इसका एरिया लिखता हूँ तो इसका एरिया होगा हाफ ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। अर्थात हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। यहाँ से चलेंगे तो आपके पास में कौन सी भुजा आएगी, ये आएगी। तो मैं इसका एरिया लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में हाफ ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी। क्लियर बच्चों? अगर आप इन दोनों भुजाओं को लेना चाहते हैं आप इन दोनों को भी ले सकते हैं। मैंने अभी इन दोनों को लिया है, आप इन दोनों को ले सकते हैं, आप इन दोनों को ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना पहले किस भुजा को लिखना है, किसको बाद में लिखना है, ये इसमें समझने की बात है। वेक्टर फॉर्म में जब आपको एरिया निकालना है, अगर अदिश रूप में लिखना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ए सी क्रॉस ए भी लिख दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप इन दोनों को लेना चाहते हैं तो मैं इसका एरिया लिखूंगा, देखना हाफ ऑफ वेक्टर बी सी क्रॉस बी ए, क्योंकि इसके बाद में ये भुजा आएगी। तो मैं इसका एरिया हाफ ऑफ वेक्टर बी सी क्रॉस बी ए से भी ज्ञात कर सकता हूँ। और अगर आप इन दोनों को लेना चाह रहे हैं तो मैं लिखूँगा इसका हाफ ऑफ वेक्टर सी ए, हाफ ऑफ वेक्टर सी ए क्रॉस सी बी। ठीक है बच्चों? तो अगर आपसे इस त्रिभुज ए बी सी का सदिश रूप में क्षेत्रफल पूछा जाता है तो तीनों ही अपनी जगह सही हैं। ऑब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन आता है आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चंस को आप इसी मेथड से करेंगे। आपको ए का स्थिति दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है। वेक्टर ए बी निकाल लेंगे किससे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए से। इसमें से इसको घटा देना, वेक्टर ए बी आ जाएगा। ए सी निकाल लेंगे सी माइनस ए से, आ गया। दोनों का क्या कर देना, क्रॉस, किससे, सारणिक वाले मेथड से। क्लियर बच्चों? परंतु मैं इसमें पूरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखिए ज़रा। हाफ ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए बी को क्या लिख दूंगा मैं, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए क्रॉस ए सी को क्या लिख दूंगा मैं, ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, हाफ ऑफ ओ बी को क्या लिख देंगे शॉर्ट में अपन, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। ठीक है बच्चों? हाँ जी, बी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, वेक्टर बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए का करूँगा मैं ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो देखना बच्चों फॉर्मूला क्या मिलेगा, बी क्रॉस सी। मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ए क्रॉस बी। इन दोनों को भी इंटरचेंज कर रहा हूँ, प्लस का क्या बनेगा, सी क्रॉस ए, और ये क्या बन गया, जीरो। तो फाइनल आपके पास में फॉर्मूला हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जबकि उनके तीनों बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखे हों। फाइनल आंसर आ गया हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ध्यान रखना इसमें वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, स्थिति सदिश हैं। और पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था
हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी कौन थे? सदिश थे। क्लियर बच्चों? तो स्थिति सदिश के रूप में ये है, सदिश के रूप में मैंने पहले बताया। और इसका अब मैं आपके लिए लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ। आपके लिए 3 बिंदु जिनके स्थिति सदिश दे रखे हैं, तो इन तीनों बिंदुओं के संरेख होने का मैं प्रतिबंध बता रहा हूँ। एक प्रतिबंध मैंने आपको पीछे भी बताया था, 3 बिंदु जिनके स्थिति सदिश दे रखे हैं संरेख कब होंगे, ठीक है, समांतर वाले मेथड से किया था। एक मैं इसमें बता रहा हूँ। तो अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो क्या इनसे कोई त्रिभुज निर्मित होगा? नो। तो अगर इसमें त्रिभुज निर्मित होगा तो अपन कहेंगे इस त्रिभुज का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ मैं, 3 बिंदु जिनके स्थिति सदिश अपने को दे रखे हैं, इन तीनों बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। तो आप कहेंगे अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। ठीक है, 2 को मैंने 0 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। तो ये किसकी कंडीशन हो गई बच्चों? 3 बिंदुओं के संरेख होने का क्या हो गया? प्रतिबंध, जिनके स्थिति सदिश क्या दे रखे हैं? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। क्लियर? तो इस तरह से आपकी जो 13.3 एक्सरसाइज है उसके टॉपिक कंप्लीट होते हैं और क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।